Hello everyone. My name is Nidhi Potial. I'm founder of Manobodh Foundation and a psychologist by profession. इस Women Days Week में हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जहां पे हम women of today से बातें करते हैं उनके लाइफ में क्या अचीवमेंट्स हैं क्या स्ट्रगल्स हैं एंड इन जनरल टुडेज वुमेन कैसे अपनी लाइफ में हर चीज बैलेंस कर रही है संभाल रही है इसके बारे में जानते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आज की सीरीज में हमारी पहली गेस्ट हैं गरिमा नौलियाल। गरिमा हैज बीन अ टीचर एट अ गवर्नमेंट स्कूल एंड as far as I know, at present she is also a yoga instructor and she is also mother of a beautiful special, what is the Special correct child, neurodivergent child, you can say. okay, okay. Garima is also mother of a girl child, neurodivergent child. और आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम उनसे बहुत सारी चीजें जानेंगे उनकी लाइफ के सफर के बारे में, उनकी मदरहुड की जर्नी के बारे में, और एज अ पेरेंट ऑफ स्पेशल नीड चाइल्ड, व्हाट इज द मैसेज दैट शी हैज फॉर सोसाइटी। सो वेलकम गरिमा, थैंक यू। थैंक यू निधि फॉर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। तो गरिमा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी लाइफ की अभी तक और मदरहुड की खासतौर पे कैसी रही। देखिए निधि, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मेरी जो जर्नी रही है भरी बहुत ज्यादा स्मूथ ना रही हो, बट इट्स बिन अ रोलर कोस्टर। मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया है अभी तक। हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला। कुछ स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स आई, बट उससे भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा है अभी तक। तो वंडरफुल, एक ही वर्ड बोलूंगी कि हाँ, कि मैंने पहले पेरेंटहुड से पहले जो गरिमा थी और आज की, अगर आप मेरी किसी जो मुझे पहले से जानते हैं जो लोग, और अब जो अब आप जो मुझसे मिलते हैं तो वो मुझसे यही कहते हैं कि यू हैव अ ग्रोन अप। तुम बहुत ग्रोन अप हो चुकी हो, तब से इतनी मैच्योर हो चुकी हो, बहुत चेंज आया है उस टाइप पे। काफी मैं इसे वंडरफुल ही एक ही वर्ड बोलूंगी, इट्स बिन वंडरफुल। एक स्पेशल चाइल्ड का बन हो सकता है। अगर मेरा कोई नॉर्मल चाइल्ड होता तो शायद मुझ में इतना ऐसा चेंज नहीं आता, शायद ऐसा मैं कहना चाहूंगी इस मामले में। Garima, I'm so glad to hear that. As a psychologist, when people come to us, so I'm not a child psychologist. Let me make it very clear. लेकिन हाँ, कई बार पेरेंट्स जरूर आते हैं जिनके बच्चों के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, नॉर्मल ग्रोइंग अप चैलेंजेस जो बच्चों के साथ आते हैं, और कई बार ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जिनके बच्चे स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं और उनके पेरेंट्स का भी स्ट्रेस मैं देखती हूँ थेरेपी रूम में। और क्लियरली मुझे समझ में आता है कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत पेरेंट्स और स्पेशल नीड चाइल्ड फेस कर रहे होते, या एटलीस्ट जो थेरेपी रूम में हमारे पास आते हैं, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि उनको उनकी फैमिली से उतना सपोर्ट या एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा होता है, और इसकी वजह से उनका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत हाई होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या व्यू है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। देखिए निधि जी, मैं तो यही कहूंगी कि मेरा तो मिक्स एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में। मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत खुले दिल से मेरे बच्चे का स्वागत किया, और कुछ लोग हैं जिनसे मुझे रिजेक्शन भी मिला। मेरे एक मिक्स्ड वो मैं मिला है। देखिए, और मैं जितने भी लोग हैं आगे उनसे यही कहना चाहूंगी कि ये इट्स ओके कि आप बहुत सैड फील कर रहे हैं। तो आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपका जो जर्नी है वो आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आप सीखते जाएंगे। तो इसमें आपको उदास होने की या अपने आप को ब्लेम करने की, अरे मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, या लोग ऐसा कहते हैं मुझे, या कई लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई है, तो इट इज ओके। ये सारे ही मुझे लगता है कि आजकल बच्चों को रेस करना इतना डिफिकल्ट हो गया है। अगर वो नॉर्मल बच्चा भी है, देयर इज सो मच कंपटीशन एंड ऑल। तो ये भी एक तरह का चैलेंज ही है। तो इसे, अगर आप कभी सैड फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, तो आप हेल्प जरूर मांगिए। हेल्प जरूरी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मिक्स्ड ही रहा है अभी तक। मेरा जो रहा है, क्योंकि कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज होती हैं जो इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं इस चीज को। और अब मुझे लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस हुई है लोगों को ऑटिज्म के बारे में, क्योंकि अब हर 68 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, एज अ डेटा अब जो आ रहा है। तो इट वाज अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस फॉर मी। आपने भी बताया कि आपकी बच्ची को ऑटिज्म है, तो जी। हमारे दर्शक, अब बीइंग साइकोलॉजिस्ट हमें पता है ये टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं। अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें ऑटिज्म क्या है, आपकी क्या समझ है एक लेमन लैंग्वेज में, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे।
देखिए, मुझे जब शुरू में ऑटिज्म का पता चला था, तो तब तक मेरे को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। तो जब मैं वहां गई, तो जब मेरे को ऑटिज्म टर्म आया मेरे सामने, तो क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो साइकोलॉजी मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ी है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये किन से क्या, ये पूछने की आप बात कर रहे हैं, किन मैंने किन से? जो मेरे बच्चे के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे मेनली तो शुरू में। आप वहां तक कैसे पहुंचे, इस जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, शुरुआत शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक स्कूल में जॉब करती थी। देयर वाज ए काउंसलर, एक काउंसलर जो एक हाफ साइकोलॉजिस्ट ही कह सकते हैं आप वो। तो मैंने उन्हें प्रॉब्लम बताई कि मेरा बच्चा 2.5 साल का हो गया है, वो पहले बोलता था लेकिन अब आगे नहीं बात कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि गरिमा, कि ये नॉर्मल साइन नहीं है, कि अब वो चूंकि 2.5 साल का हो गया है, तो उसे और वर्ड सीखने चाहिए थे जो वो अब नहीं सीख रही है, और तुम कह रही हो कि वो भूल गई है। तो तुम किसी थेरेपिस्ट से जाके मिलो। तो उनके हस्बैंड थे, उनसे मैं जाके मिली, जो एक यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है लाजपत नगर में, वहाँ डॉक्टर हो रहा थे उस टाइम पे, उनसे मैं जाके मिली। तब जाके उन्होंने मुझे ये टर्म बताया कि ये एक ऑटिज्म नाम का एक बिहेवियरल इशू है आपके बच्चे को। तो मैंने ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले मुझे उनसे ही मिलाया कि आपको कुछ नहीं करना है, देयर इज नो मेडिकेशन एंड ऑल। ये कोई डिजीज नहीं है, ऑटिज्म नॉट अ डिजीज। ये बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जो लगभग हर बच्चे में, किसी में कम किसी में ज्यादा, कोई बच्चा कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है। ये सारे बिहेवियरल, आपके बच्चे को थोड़ा बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा है, तो ये उसका बिहेवियर होता है कि वो अपने से जो उसके आसपास की जो चीजें हैं उससे अनअवेयर हो जाता है बिल्कुल, और उसने अपना यूनिवर्स बना लिया होता है। तो आपको सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, कुछ नहीं है ऑटिज्म में, जस्ट एक हैप्पैज़ार्ड वे ऑफ डेवलपमेंट होता है मेंटल, जो ब्रेन होता है वो हैप्पैज़ार्ड वे में ग्रो करता है जब ऑटिज्म होता है। तो कई चीजें क्या होती है, बहुत शुरू में पहले होने लग जाती हैं। जैसे मेरे बच्चे के मामले में ये हुआ था कि शी वॉज 8 और 9 मंथ ओल्ड। उसने बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी, जो 8 और 9 मंथ ओल्ड बच्चा नहीं कर पाता है, जैसे वॉइस रिकग्निशन उसका बहुत जल्दी शुरू हो गया था। तो इट वाज अ नॉर्मल थिंग कि मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं था कि प्रॉब्लम है, लेकिन एक 8 9 बच्चा, उसकी वोकेबलरी इतनी ज्यादा अच्छी होना, तो ये भी एक हैप्पैज़ार्ड वे हो गया ना, कि पहले तो उसे कुछ नॉर्मल वे में, मतलब 1 साल लगाना चाहिए था इतनी सारी वोकेबलरी को बोलने की में या उसमें। लेकिन चूंकि उसको ऑटिज्म था, हमें उस वक्त पता नहीं था इस बारे में, और वो धीरे धीरे वो चीजें क्या है, उसने उस साइंस को उन चीजों को लेना बंद कर दिया, मतलब आगे सीखना बंद कर दिया। और वो जो चीजें वो सीख गई थी उस पे भी रिग्रेशन आ गया। तो ये, इस इंसिडेंट के बाद मुझे अब समझ में आता है कि वो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट था, उसका हैप्पैज़ार्ड वे में डेवलपमेंट होने का मतलब क्या था। कि जो चीजें पहले होनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना, वायर्स बहुत है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, एक वायर दूसरी जगह से, मतलब जहाँ कनेक्ट होनी चाहिए वहां नहीं कनेक्ट हो रखी है, दूसरी जगह कनेक्ट हो रखी है। तो इट्स नॉट ए मेंटल डिसऑर्डर समथिंग, दिस इज जस्ट अ बिहेवियरल इशू। ऑटिज्म एक तो बिहेवियरल इशू हो आपने सकता ये है बस। बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, विच हम्म। मीन्स कि जब ब्रेन हमारा बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है वूम्ब में, और जब बच्चा बाहर आ जाता है तो न्यूरल नेटवर्क्स तो बनते रहते हैं। तो वो जैसे हैप्पैज़ार्ड जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, उसका मतलब ये था कि वो जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के बीच जो कनेक्शंस बनते हैं, वो अलग तरीके से बनते हैं। कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, जितने बनने चाहिए उतने नहीं बनते। तो वो कुछ अलग तरह से डेवलप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम होता है ऑटिज्म। और ऑटिज्म में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ज्यादातर करके इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो वैसे आप बताएंगी, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो रहते हैं कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। वो लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। कुछ लोग वर्बल कम्युनिकेशन कर पाते हैं कुछ हद तक, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ आई कांटेक्ट यूजुअली नहीं मेंटेन करते ये बच्चे, क्योंकि आई कांटेक्ट भी एक तरह से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है किसी के साथ। तो ये भी एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी गई है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, कि देर इज नो आई कांटेक्ट। वर्बल डेवलपमेंट या तो लिमिटेड होता है,
या बिल्कुल नहीं होता है, एंड कुछ पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न्स। तो आपको ये ऐसे पता चला कि जब आपकी बच्ची कुछ तो डेवलपमेंट्स दिखाने लगी, फिर एकदम से उनको भूल गई, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिग्रेस बैक होने लगी। 2.5 साल 3 साल के बच्चे को जितना पता होना चाहिए और जो उसने सीख लिया था, अब ऐसा लग रहा था कि वो भूल गई है, वो सब नहीं कर पा रही है। तब आप लोग एक एक्सपर्ट के पास गए। जी, मतलब उसने स्पीच उसकी आ गई थी और बहुत जल्दी आ गई थी, मतलब 8-9 मंथ में उसकी वोकेबलरी, मतलब अभी अगर मैं सोचूं तो आज 8-9 मंथ का बच्चा कुछ भी नहीं बोल पाता है ना, पर उसका जो स्पीच था, मतलब एक आधा वर्ड्स वो निकालने लगी थी, बहुत 2-2.5 साल तक उसकी नर्सरी राइम्स। बट देयर इज अ कैच इन दिस, कि वो बोल रही थी लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। हम्म। उसने मम्मी पापा बोलना शुरू किया था, लेकिन वो मम्मी पापा कैसे बोलती थी, दीवारों से बात कर रही है। वो पूरी की पूरी राइम्स बोल रही है, बट स्विंग कर रही है अपने हाथों को फैला के, एंड पूरी राइम्स बोल रही है, बट देयर इज नो कम्युनिकेशन इन बिटवीन, जस्ट मतलब किसी को एड्रेस रैंडम नहीं कर रही है। एड्रेस नहीं करी, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल जीरो है, अच्छा, जीरो तो था। नॉन कम्युनिकेटेड चाइल्ड। हाँ, मेनली जो कंसर्न था हमारा कि बिल्कुल जैसे अगर मम्मा, इवन दो वो मेरा नाम भी बुला लेती थी, जैसे वो गमीमा बुलाया करती थी मेरे को, उसको, क्योंकि एक 10 महीने का बच्चा गरिमा उसके लिए मे बी रॉ बोलना इट्स नॉट वेरी, उसके लिए बहुत वो नहीं था, तो वो गमीमा मुझे बुलाया करती थी। And सोचो 10 या 11 महीने का बच्चा, उस पर स्पीच है, इतनी इतनी स्पीच है। एंड शी रिकॉग्नाइज द पर्सन कि हाँ, अगर मुझे कुछ भूख लग रही है या मैं, मुझे गंदा हो गया है तो मेरे को अपने मम्मा को बुलाना है, तो वो एड्रेस करती थी मेरे को। बट देयर वाज नेवर कम्युनिकेशन बिहाइंड दिस, जस्ट रैंडम वर्ड्स बोल रही है। वो पूरी पूरी नर्सरी राइम्स बोल देती थी, लेकिन किसी को एड्रेस नहीं करती थी, मतलब शी वाज नॉट टॉकिंग टू अस। वॉज दैट शी वाज द, रिस्पॉन्डिंग अगर उसको कुछ बोला जाए कि ये पानी है, ये दूध का ग्लास है, ये ले लो, तो डिड शी रिस्पॉन्ड? डिड शी लुक एट यू? एट फर्स्ट हमें लगता था कि बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही है, बट जब वो बोलती थी ना, वापस रिपीट करती थी, देन वी यूज्ड टू नो कि समहाउ शी इज रिस्पॉन्डिंग टू, तो बहुत लेट या 10 मिनट्स के पॉज के बाद, या जैसे सपोज मैंने उसे एक चीज आज बताई है, 2 दिन के बाद वो सडनली उस चीज को देख के बोल देगी, उस वक्त उसको ऐसा लगता था कि नहीं वो नोटिस नहीं कर रही है। लेकिन 2 दिन के बाद वो, मतलब शी वाज लर्निंग क्वाइट अवे। लेकिन इसका भी एक रीजन मुझे बताया गया, मेरी थेरेपिस्ट थी सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि जब आप किसी न्यू बिहेवियर में, जैसे सपोज आप किसी ट्रेन स्टेशन के पास गए हैं कभी, और जब आप शुरू शुरू में जाते हैं वहां पे, तो आप बहुत कंप्लेन करते हैं कि अरे वो ट्रेन चल रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं, तो मतलब आप रिस्पॉन्स देते हैं बार बार, तो वो क्योंकि नहीं है आई है वर्ल्ड में, तो वो रिस्पॉन्स कर रही है क्योंकि नहीं आई है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है, आप हैबिचुअल हो गए कि तो होता ही है, तो इस तरह से वो भी हैबिचुअल हो गई कि ये लोग तो है ही, मुझे इनसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये बिहेवियरल वाला जो पॉइंट था उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि दिस इज, उन्होंने प्योर बिहेवियरल इशू बताया था मुझे कि ये दिस इज, क्योंकि यशिका बोल सकती थी उस टाइम पे, तो शी वाज कंसिडर्ड एज हाई फंक्शन ऑटिस्टिक, बट देन बाद में उसे एडीएचडी भी डायग्नोस हुआ, एंड इट वाज वेरी सीवियर। उसका जो एडीएचडी था, उसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसमें रिग्रेशन और उसमें लर्निंग में उसे प्रॉब्लम्स आने लगी थी धीरे धीरे। तो तो सारी, आप खुद एक स्कूल टीचर थे, बच्चों के साथ दिन रात डील कर रहे थे, तो आपको उसकी कंडीशन समझ आ रही थी। एंड आपने आपने जैसे अभी बताया कि फैमिली में कुछ लोग थे तो एकदम से ये बात समझ पा रहे थे, और कुछ लोग थे नहीं भी समझ पा रहे थे। जी। तो फिर उसके बाद जर्नी कैसी रही? वर यू लाइक, उस मोमेंट में आपको एकदम से ये एक्सेप्टेंस आ गई थी कि ओके, दिस इज हाउ माई चाइल्ड इज एंड हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा, मैं ये झूठ बोलूंगी अगर मैं कहूंगी कि एक्सेप्टेंस आ गई, तो ये बहुत गलत बात है। कि शुरू में तो आई वाज लाइक, मतलब ये मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई है ना, लो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैंने भी बोला। बट ये है कि धीरे धीरे जब मैंने ऑटिज्म को जाना, और मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा बच्चा बीमार नहीं है, ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, दैट्स हाउ इट इज। वो ऑटिस्टिक है तो है, इट डजंट मीन कि वो बच्चा दूसरों से थोड़ा अलग हो सकता है, या नॉर्मल उसमें वियर्ड बोल सकते हैं उसको, बट इट डजंट मीन कि वो बीमार है, या हम लोग उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। तो और चूंकि इतने सालों के बाद मैं इस रियलाइज कर होता है मुझे कि एक, जब आप एक मदर, एक सेल्फलेस लव का जब बात आती है, जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि बदले में तो हम, मतलब एक बीइंग अ मदर, कि मैं उसे वापस रिटर्न में कुछ नहीं मांग सकती हूँ, मुझे सिर्फ इस पे काम करना है। और रिजल्ट्स भी दिख रहे थे, और धीरे धीरे जितना मैं ऑटिज्म को जान रही थी, और जितना धीरे धीरे मैं यशिका को जान रही थी, मेनली अपने बच्चे को जान रही थी, तो धीरे वो एक्सेप्टेंस तब मुझे अपने अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। और जितना मैं ऑटिज्म के बारे में पढ़ती रही,
या जितना भी मैंने सीखा वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आता रहा। इसमें मेरी मेरे साइकेट्रिस्ट थे, बहुत अच्छे मिले। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट जितने भी थे, सबने मुझे मतलब इस चीज में बहुत हेल्प करी। जितने भी थेरेपिस्ट थे इन सब चीज में, जितना आप अपने बच्चे से प्यार करेंगे या उसको जानने की कोशिश करेंगे, आप अपने बच्चे को मतलब आप सिर्फ उसे एज अ चाइल्ड ट्रीट कीजिए ना। क्यों आप उसे एक मेंटली उस पे एक टैग टैग लगा देते हैं। लिटरली मुझे एक आ गया कि टैग क्यों लगा रही हैं। सीधे, दिस इज योर चाइल्ड, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ यह है कि तुम्हें से प्यार करना है, दैट्स इट। नर्चर करना है, रेज करना है, दैट्स इट। Yeah. ये एक्सेप्टेंस का मेरा फर्स्ट फेज था। एंड थैंकफुली कि अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ दैट या दिस इज द पार्ट ऑफ माई डॉटर्स जर्नी, जर्नी। और दैट्स इट। अमेजिंग, अमेजिंग। यहाँ पे मुझे ना एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, हम इसको बहुत बार बार कहते हैं लोगों से, अवेयरनेस और नॉलेज बहुत बड़ी ताकत है। बहुत ज्यादा टाइम हम किसी बात से या किसी सिचुएशन से या किसी को कोई इशू आ रहा है ना, मेंटल हेल्थ इमोशनल वेलबींग में, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती तो वो चीज हमें डराती ज्यादा है। ये और बिल्कुल जिस सही कहा आपने। और जब जिस चीज से हम डरते हैं, फिर उस चीज के लिए हम विचार, बहुत सारे ओपिनियंस बना लेते हैं, जजमेंट्स बना लेते हैं, है ना, कि क्या पता ये ऐसा हो, क्या पता ये ऐसा हो। लेकिन एक बार ये हम जब उस चीज के बारे में जान जाते हैं और ओपनली इस बारे में बात करके उसको नॉर्मलाइज करते हैं, यस। तो वो एक जो होता है ना कि आपने उसको एक शेम के पर्दे में से बाहर ले आए, बिकॉज इट इज नो बडी शेम। जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला कि अ, ये उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है ना, और हाँ, पर्सनालिटी तो किसी की कैसी भी हो सकती कैसे भी है। हो सकती है। यस। या तो सो इसीलिए ये बस मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी कोई वो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि हाँ ऑटिस्टिक एंड ऑल। तो आप कई बच्चे जो हैं जो मेन स्ट्रीम में भी जाते हैं, तो आप मेहनत कीजिए बस। ये इसका और कोई वो तरीका नहीं है। आजकल हर सारे बच्चों के साथ मेहनत होती है, जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ भी मेहनत होती है, हमारे बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादा मेहनत होती है, दैट्स इट। और कुछ नहीं इसमें, और अब कोई तरीका नहीं है सबको एक्सेप्ट करने का। मैं ना गरिमा एक चीज को लेके थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बता पाए कि समटाइम्स पीपल डू नॉट नो व्हाट आर द राइट थिंग्स टू से टू द पेरेंट्स, और वो जाने अनजाने कुछ ऐसी बात कह जाते हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स का स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, बच्चे के बारे में। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? आपको कुछ कहना है कि व्हाट आर द राइट थिंग्स, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए वो उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं। देखिए हो सकता सबसे, है कुछ लोग खराब हो इसलिए पूछते हो, लेकिन मेरा ज्यादातर मानना है कि उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे बात करनी है, कैसे सवाल पूछने हैं। उस बारे में कुछ देखिए हाँ, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि वो जैसे कि आपने बोला कि इग्नोरेंस जब होती है लोगों को, तो जनरली सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने कोई इलाज नहीं करवाया इसका। तो सबसे पहले मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी, दिस इज नॉट अ डिजीज जिसका मैं ट्रीटमेंट करवाऊं। हाँ, उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसका मेडिकल इंटरवेंशन होता है। कुछ हम्म। प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका मेडिकल इंटरवेंशन किया जा सकता है, लेकिन दिस इज नॉट अ डिजीज। आप इसे बीमारी की तरह मत देखिए, ठीक है। और दूसरी जो है हमारे जो सोसाइटीज है वो बच्चों को ना एक कहते हैं वो उसका प्रेस्टीज इश्यू बना देती है कि अरे मेरा बच्चा इंजीनियर, अरे मेरा बच्चा डॉक्टर। इस ओह प्रेस्टीज, यस। और जब आपका बच्चा थोड़ा सा अलग निकल जाता है ना, तो फिर वो उस पेरेंट्स को इतना बैड फील करवाती है कि अरे तुम्हारी तो लाइफ खराब हो गई। अरे नहीं भाई, हमारी लाइफ कुछ खराब नहीं हुई है। हाँ, हमारी लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हम तुम्हारी आप लोगों की तरह शायद इतना ज्यादा आउटिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर भी लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमारी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है या हम जी नहीं सकते, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप अपने आप को मत भुलाइए। अगर आपका बच्चा ऐसा है, आपको अपनी अपने आप पे भी ध्यान देना है। मैंने योगा सर्टिफिकेशन किया हुआ है, और रीजन यही था कि मुझे सबसे पहले ये भी लगा कि अगर मुझे अपने बच्चे के साथ काम करना है तो आई हैव टू स्टे फिट, नॉट ओनली मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो। तो इसीलिए योगा की तरफ मेरा रुझान इसीलिए गया। और मुझे लगता है लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों के साथ भी बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखनी है, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर जब आप काम करते हैं और बच्चा अगर वो थोड़ा सा बीमार पड़ जाए, तो जो भी आप काम करते हैं, दिस इज अ ट्रुथ, मतलब ये एक फैक्ट है कि आप उनके जब अगर वो बच्चा बीमार होता है ना, 1 महीने या 2 महीने, वो वापस जीरो पे चले जाते हैं वो बच्चे, फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आप तो स्पेशल नीड चिल्ड्रन की बात बता रही हैं कि उनमें स्पेशल रिग्रेशन नीड बहुत हो चिल्ड्रन, जाता हाँ जी, हाँ जी।
ये स्पेशल नीड चिल्ड्रन के साथ ये एक फैक्ट है, ये शायद आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि बीइंग ए मदर और बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आती हैं कि अरे वो इतना मेरा बच्चा ये करने लगा था, वो करने लगा था, सडनली उसको कोल्ड एंड कफ हुआ एंड देन वो बीमार हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद भी फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑन द क्लॉक बिल्कुल अपने टोज पे रहना पड़ता है कई बार। और उसके लिए आप अपना ध्यान भी दीजिए, और अपने साथ ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको सपोर्ट कर सके। हेल्प मांगिए, हमेशा एक्सपर्ट की ये टोना टोटके पे मत जाइए। ये एक वही मेडिकल, ये हाँ, ये इंडिया में बहुत होता है कि अरे नहीं पूजा नहीं करवाई, ये नहीं करवाई। देखिए ये इट्स अ थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है, मतलब मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती, जो लोग फेथ, जिनकी फेथ का सवाल है उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन आपको मेडिकल इंटरवेंशन या साइकेट्रिक एक्सपर्टीज और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये आपके एक्सपर्टीज हैं जिनसे आपसे मिलना है। इसके अलावा कोई आपको जो ऑटिज्म के बारे में नहीं जानता ना, उससे आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। वंडरफुल। और दूसरी बहुत सही बोला आपने। और दूसरी चीज ये है, ये ध्यान रखिए कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे से हमेशा अलग होएगा। तो हाँ। अगर एक बच्चा के साथ आप एक तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर वो थेरेपी काम नहीं कर रही, आपके बच्चे पे नहीं कर रही, तो आपको अपना जो काम करने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा बच्चा गधा है, डफर है, नहीं। ये सारे बच्चों के साथ होता है, एक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, है ना। बीइंग अ टीचर तो मैं ये बात अच्छे से कह सकती हूँ, तो हर किसी का सीखने का लेवल और सब कुछ अलग तरीके का होता है। तो ये हमेशा आपका बच्चा यूनिक है, तो आपको उसको सिखाने का तरीका भी अलग होगा दूसरे बच्चे से, इसलिए होपलेस मत होइए और अपना ध्यान भी रखिए। और अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर निकाल दीजिए, टॉक्सिक है आपके लिए, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए, और सिर्फ एक्सपर्टीज के पास जाना है, जो मैंने आपको बताया, साइकेट्रिस्ट हो गया, मेडिकल इंटरवेंशन कराना है तो एक वो भी साइकेट्रिस्ट कर देगा। एंड आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट, ये तीन चीजों, तीन जो लोग हैं, एक्सपर्ट हैं ऑटिस्टिक, आपका अगर बच्चा है या एडीएचडी आपका बच्चा है, तो आपको इन्हीं लोगों की बात माननी है। बाकी एक्स वाई जेड आपको मानने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। गरिमा एक बार बताइए, आप एक सिटी में रहती हैं, ठीक है, जी नेशनल कैपिटल में रहती हैं, यहाँ पे एक से एक डॉक्टर हैं, सब कुछ जी रीच में है, तो फिर गाइडेंस भी सही मिलती है। लेकिन हमारे देश में पहली बात तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है बहुत ज्यादा लोगों को। सबको एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं कि अरे इनको तो कुछ परेशानी, जी। इनका बच्चा तो कुछ, एक डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, हम्म सबको एक ही अम्ब्रेला के अंदर रख देंगे। और हम्म उनको पता भी नहीं होता है कि, या पता अगर हो सकता है ये वीडियो देख के उनको पता चले, लेकिन वहां उनको ये सारी चीजें अवेलेबल होना हो, ये भी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। तो जी फिर ऐसे में मेडिकल इंटरवेंशन तो चलो दूसरे शहर में जाके या ऑनलाइन कैसे भी करके पेरेंट्स ले, वो भी एक बहुत सबसे पहली जरूरी चीज है। लेकिन हम्म। सोशल सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि हमारी डेवलप्ड अर्बन सिटीज में जहाँ डॉक्टर्स तो सारे हैं, सोशल सपोर्ट भी है क्या ऐसे बच्चों के लिए? चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्ले ग्रुप हो, चाहे वो कम्युनिटी में हो। देखिए अभी मेरा स्कूल्स के साथ तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो स्पेशल स्कूल्स हैं या वो हैं, इंक्लूसिव तो बिल्कुल नहीं। जब मैं मेरा बच्चा प्ले स्कूल जाता था तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं टेक केयर कर नॉर्मल सकते हैं प्ले स्पेशल स्कूल स्कूल। में कि जी, स्पेशल स्कूल के? नॉर्मल नॉर्मल प्ले स्कूल स्कूल में? में। हम्म। नॉर्मल और प्ले स्कूल मैंने में मना कर दिया था? आप कई पेरेंट्स के साथ मिलेंगी अगर और उनसे बात करेंगी, तो उनका कहना यही है कि इंक्लूसिव वो कहने के लिए होते हैं कि इंक्लूसिव है। जहाँ पे भी उनको लगता है कि हाँ इस बच्चे के साथ ज्यादा मेहनत करनी है, वो वहां पे अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में ले जाइए। देखिए स्पेशल स्कूल में भी देखिए ये है कि अगर आप मेरा बच्चा तो हाइपर एक्टिव था, और फिर उसको स्लीप का इशू भी रहा है मेनली। तो स्लीप इशू से वो उसको सुबह उठना या जो भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उसका रूटीन तो दिक्कत मेडिकल होती इंटरवेंशन चल रहा है उसका इस चीज का। तो ये सब चीजें तो साथ में रहती हैं। बच्चों स्कूल्स के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो इससे अच्छा ये था कि जो भी मेरे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं, जैसे है। मैंने तो पढ़ के, मेनली पढ़ के, या मैं बहुत सारे ऑटिस्टिक जो सोसाइटीज हैं उनको फॉलो करती हूँ। अ, चाहे वो बी इन फेसबुक, बी इन इंस्टाग्राम, एनीथिंग, जो भी मुझे सोशल मीडिया में जो भी मिलता है या जो भी वो होता है, तो उससे बहुत सारी चीजें हैं जो
या मैं किसी उसको पेज को फॉलो करती हूँ, या जो ऑटिस्टिक सोसाइटीज हैं उनको फॉलो करती हैं, जितने जहां भी मुझे पढ़ने को मिलता है रिगार्डिंग ऑटिज्म, तो मैं जरूर पढ़ती हूँ उसको। तो मैंने एक तरीका है जिसका जो मैंने अभी तक सीखा है अपनी लाइफ में। एक ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मैं सिर्फ ऑटिज्म की बात कर सकती हूँ अभी फिलहाल तो, या मैं किसी भी उसकी बात करूं, कि यहाँ इनके वो एक रूटीन जो है वो सेट करना इनका बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान ऐसे है क्योंकि ये लोग एक इनको ऑब्सेशन होता है अपने रूटीन से। तो अगर आप एक अच्छा रूटीन उसको शुरू से ही बच्चे को डाल दें एक अच्छे रूटीन में, तो वो आपके लिए भी इजी रहेगा और बच्चे के लिए भी इजी रहेगा। अब मुश्किल पे आते हैं। मुश्किल में यह है कि सपोज आपको उसका रूटीन किसी भी वजह से चेंज करना पड़ गया, तो ये चीज आपके लिए मतलब ये बहुत बड़ा सरदर्द हो सकती है। हम्म। तो और दूसरी चीज ये है कि आप सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या आप स्पीच थेरेपिस्ट के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि आप रूटीन जो होता है ना बच्चे का, उसके हिसाब से ही आपको सब प्लान करनी पड़ती है। और अगर आप बाहर से कोई चीज आउटसोर्स कर रहे हो, वो आपके बच्चे के रूटीन के हिसाब से नहीं चलेगी। तो बेटर आपको खुद को एजुकेट करना है। ये मैंने सीखा है अभी तक। हम्म। जितनी भी मदर्स हैं, जिन मैंने हम एक डॉक्टर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, एक एम्स डॉक्टर थी, उनके बेटे को ऑटिज्म हुआ, तो उन्होंने ब्रेक ले लिया अपने, इतनी बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर, शी वाज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन्होंने ब्रेक ले लिया अपने उधर से, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज अ वर्क जो हमें 24 आवर्स करना है, एंड हम लोगों का अगर अपने लिए भी टाइम निकालना है तो वी हैव टू स्टिक टू दैट रूटीन, हम उसे रूटीन पे रखना है उसको। तो इसीलिए मैं शुरू में ही बोलती हूँ, अपने बच्चे को पहला तो फास्ट फूड से इंट्रोड्यूस कभी मत कराइए, वो मांगेगा भी नहीं कभी आपसे। तो आपको इंट्रोड्यूस कराने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक बार वो ऑब्सेशन आ गया ना उसको, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक आएगा। तो ये चीजें हैं जो आप अपने बच्चे के उससे रूटीन से रिमूव कर सकती हैं, और वो रूटीन जो है आपके लिए बहुत फीजिबल हो जाएगा आपके लिए। मतलब अपने आप उसे घर का खाना खिला रहे हो, आप उसे बाहर की चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप उसे टाइम पे, एक टाइम पे सोना सिखा सकते हो, टाइम पे क्योंकि वो बच्चा अगर एक बार उसने वो रूटीन पकड़ लिया ना, तो फिर आप उस रूटीन को कुछ भी हो जाए, वो किसी भी तरीके से उस रूटीन को वो नहीं करेगा। और तो इसीलिए मैं कहती हूँ सारे पेरेंट्स को कि एक उन बच्चों को रूटीन में ट्रेन कीजिए, किसी भी रूटीन में आप डाल दीजिए, और उस हिसाब से अपने सारी एक्टिविटीज प्लान कीजिए। और बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है, अपनी भी और बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकली भी। दिस यहाँ इज पे वेरी आपने वेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप रिइंफोर्स करना चाह रहे हो कि थिंग। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए रूटीन हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि रूटीन में वो जल्दी ढल भी जाते हैं और उनके लिए भी इजी रहता है, पेरेंट्स के लिए भी। और पेरेंट्स यहाँ के लिए पे भी, हाँ, वो अपने लिए अगर टाइम निकालने वाला आप रूटीन के हिसाब से कर सकते हो। अगर आप अपने लिए टाइम, और अब वो भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज पेरेंट्स पता है क्या है, अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि ये नहीं मेरी वजह से हुआ, मैं बैड मदर एंड ऑल। क्योंकि अगर आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, तो फिर वो वही आप निगेटिविटी में ही वो करते रहोगे 24 घंटे। आप ये देख रहे हो कि मैं बस काम करते जा रहा हूँ। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बच्चों के साथ बहुत काम करना पड़ता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि ये काम करना है तो करना है। इसको एज अ बर्डन मत वो कीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। so that is why I feel ना, I mean everybody should chip in then in the family। अगर आपके या पास रिसोर्सेज है, आप हाउस हेल्प रखिए, अपने घर का काम आउटसोर्स कर जी। दीजिए, हम्म। ताकि आप थोड़ा फ्री रह सके बच्चे पे ज्यादा ध्यान देने के लिए, बच्चे के साथ हम्म। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। और हम्म। फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी चिप इन करना पड़ता है हाँ। डेफिनेटली। यहाँ पे हम्म। आपने एक चीज बोली थी कि जैसे एक मदर है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि वो अपने हम्म। स्पेशल चाइल्ड की। ये तो ये तो बहुत कॉमन फिनोमिनन है ना गरिमा। मैं बहुत सारी एजुकेटेड वुमेन को देखती हूँ जो अपने बच्चों की एजुकेशन के टाइम पे, खासतौर पे जब बच्चों का 10th हाँ। 12th होता है, एडमिशन का टाइम होता है, उस वक्त अपने एम्बिशंस को बैक बर्नर में रख के बच्चों के लिए वो और हैप्पीली करती हैं। मोस्ट ऑफ द हम्म। औरतें मैंने देखा है हैप्पीली करती हैं। कुछ लोग क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो नहीं चाह रहे थे जॉब छोड़ना पर छोड़ना पड़ गया क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए भी करती हैं। और आपके साथ भी तो यही हुआ ना, आप हाँ। भी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और आपने एक पॉइंट पे ये डिसाइड किया कि योर डॉटर नीड्स मोर टाइम एंड मोर रूटीन। हम्म। और वो हम्म। सो एज अ वुमेन, नॉट एज अ मदर, एज अ वुमेन, हाउ डू यू सी दिस जर्नी लाइक, आपके अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, लेकिन फिर आपकी लाइफ में एक बीइंग अ मदर इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन यू हैव टू मेक दिस चॉइस। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? नहीं, फिर मेरा आंसर वही रहेगा कि क्योंकि मैं यशिका से इतना ज्यादा प्यार करती हूँ ना, मतलब इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि व्हेन आई सी हर स्माइल, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्योंकि जब वो मेरे पास, क्योंकि जब वो ठीक है, अच्छे से रह रही है, तो वो स्माइल करती है ना।
तो वो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी मैं दूसरे वुमेन्स का तो नहीं कह सकती कि उनको कैसा लगता होगा या, पर जब मैं अपने मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं होता अब, जब मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ कि मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ता अब बार बार, अब मेरा बच्चा टॉल है और काफी चीजें सीख गया है। एंड वो तो यशिका तो शी हैज कम अ वेरी लॉन्ग वे नाउ, अब तो काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इट वाज वर्थ इट व्हेन आई सी हर स्माइल, तो एवरीथिंग इज लाइक सब कुछ सब कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये सब इसीलिए हुआ है। एंड हाँ, मैं अपने पे भी टाइम देती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ, अपने सिस्टर से मिलती हूँ, और मैं फैमिली टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ। तो वो भी एक रिक्रिएशनल समझ लीजिए आप, या वो एक कह सकते हो आप मेरा स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं। मुझे हाँ। योगा करना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ। और मुझे आई थिंक अब इस एट दिस पॉइंट, आज के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कोई दुख है या कुछ है, तो मैं बोलूंगी नहीं, मुझे अपनी जॉब छोड़ने का अब कोई दुख नहीं है। शुरू में मेरे को लगा था कि हाँ, ये मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा ना कि एक्सेप्टेंस धीरे धीरे ही आता है। और हाँ। चूंकि अब मेरे पास काफी टाइम है ये सब सीखने का, जब मैं पढ़ती हूँ ऑटिज्म के बारे में, मुझे लगता था मेरा बच्चा बहुत फोन देखता है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अब मुझे जब मैं अब काफी टाइम स्पेंड कर रही हूँ ना उसके साथ, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो देखता नहीं है फोन, वो सुनता है, क्योंकि उसके सेंसरी इश्यूज है, उसको कान में कुछ, उसको वो चाहिए होता है, स्टिमुलेशन चाहिए होता है। तो अब मुझे ये दिस इज ओके फॉर मी, न्यू नॉर्मल फॉर मी। और अब मैं स्कूल में होती तो शायद मुझे ये बात पता नहीं लगती, सच। टू बी अगर मैं सच बोलूं तो अब मैं Yes, yes, ज्यादा, correct. हाँ, तो जितना अब ज्यादा वो हम समय गुजारते हैं उतना ज्यादा तो हम किसी को जान पाते हैं। हाँ, Yes. तो अब मुझे मेरे पास टाइम है, तो अब मैं ऑटिज्म के बारे में बहुत पढ़ती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देती हूँ। मैं ऐसे ग्लूमी सी नहीं, मुझे रहना पसंद है। मुझे ज्यादा वो लगता है तो मैं थेरेपी लेने से भी गुरेज नहीं करती। मुझे थेरेपी ठीक है। अब यस, यस। हाँ, जब आप इस अपनी हेल्प कर पाएंगे तभी आप किसी और की भी तो हेल्प कर दूसरे किसी पाएंगे। और की हेल्प भी कर सकते हैं, और जब हम खुश रहेंगे तो हम दूसरे को खुश रख पाएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी कि अब मेरा बच्चा ना जनरली खुश रहता है, रोता नहीं है, कम बीमार पड़ता है, हाँ, ये मतलब वो बहुत सिक बड़ा नहीं। माइलस्टोन है। हाँ, ये बहुत बड़ा लेकिन माइलस्टोन। तो हाँ, तो फिजिकली शी इज क्वाइट, उसके हम हर महीने मेडिकल टेस्ट कराते रहते हैं, तो शी इज फिजिकली ओके। हेल्दी और चाइल्ड। हाँ, और जैसे हम लोग उसके साथ कुछ काम कर रहे हैं या कुछ में उसके रूटीन वगैरह वो कर रहा है, तो शी इज फॉलोइंग नाउ। अब काफी चीजें हैं जो जैसे मैंने उसे ट्रेन कर दिया, काफी चीजों में मैंने उसे ट्रेन कर दिया। पहले बहुत बुरे हालात थे दो टास्क। और अब यह है कि अभी जब भी मुझे मेडिकल अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, तो आई एम हियर, मैं हूँ उसके पास में। तो इट वर्थ इट मेरे लिए, तो वर्थ इट जब हम बच्चे को Wonderful. देख रहे हैं। So, the key takeaways that I get from here is कि नंबर वन अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हाँ, एक्सपर्ट की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, यस, अपना सोशल सपोर्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, और अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी यस, है, और बच्चे का रूटीन, है ना। बच्चे तो का ये रूटीन, पांच चीजें हैं। उसकी हेल्थ, जिस हाँ, बच्चे की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। बच्चे, या ऑफ कोर्स बच्चे की ओवरऑल। देर इज ओनली वन थिंग जो आपको इस जर्नी में एक गो थ्रू दे सकती है, वो है अनकंडीशनल लव। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करती हैं, मुझे लगता है कि हर जो दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, वो सारी की सारी अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव ही करती हैं। वो उनके लिए तो ये एक ऐसी चीज है जो उनके अंदर इन नेचुरल नेचुरल में नेचुरल ही आती हैं। तो बस अपने बच्चे से प्यार कीजिए, और इससे ज्यादा उसे और कुछ नहीं चाहिए। प्यार ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वो बच्चा ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता आपसे। बहुत प्योर सोल होते हैं वो बच्चे, और ना उनमें कोई क्या क्या ना वो झूठ बोलते हैं, तो बोल सकते हैं, बोलते क्या है, बोल भी नहीं सकते हैं झूठ। ना वो कुछ छल कपट जानते हैं। जल कपट जानते हैं। दे आर वेरी प्योर सोल, और उनसे बहुत आसान है उनसे प्यार करना। और आप तो माँ है, तो आपको मुझे लगता नहीं कि बहुत एफर्ट्स लगाने होंगे उसे प्यार करने में। जस्ट लव देम अनकंडीशनली, दैट्स इट। थैंक यू गरिमा। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। देखिए, हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वुमेन है वो तो नेचुरली बहुत एक्सेप्टिंग होगी, बहुत ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन गरिमा से बात करके एक बात तो समझ में आती है, इट्स अ जर्नी। डे वन से ही आप
उस स्टेज में नहीं पहुंचते हो जहां पे आपको ये लगे कि बस मेरे को, क्योंकि 10 तरह की चीजें होती है, सोसाइटी आप पे क्वेश्चन कर रही है, आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है चीजें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि बच्चे के रूटीन में ही सब कुछ करते रहना बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाता है कई बार पेरेंट्स के लिए। तो प्लीज अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा बना के रखिए, और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो मनोबोध फाउंडेशन में हम आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट से, ऐसे बहुत सारे हेल्प ग्रुप से कनेक्ट करने में मदद करवा सकते हैं, जिससे आपका जो है एक सोशल सपोर्ट सिस्टम और एक जिसे कहते हैं कि एक इमोशनली सपोर्ट, और इमोशनल सोशल सपोर्ट के अलावा एक सही नॉलेज आपको मिले, सही एक्सपर्ट से आप कनेक्ट कर सके। तो अगर आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक शेयर कर देंगे, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए, आपके मन में कोई सवाल है स्पेशल नीड चिल्ड्रन के बारे में या गरिमा जी से, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे सके। थैंक यू so much, Garima, for this having this wonderful eye-opening conversation with us. And I wish you all the best to you and your daughter in your journey together. थैंक यू रिंदी, थैंक यू सो मच।